हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आज ये हमारा है लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज का हमारा टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रेडी? तो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चैप्टर से हम आज शुरू करेंगे। तो पहले गैल्वेनोमीटर क्या है वो समझ लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर है वो करंट को मेजरमेंट करता है। क्या करता है? करंट को मेजरमेंट। इट इज डिवाइस which measure or detects small current। यानी जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल करंट को मेजरमेंट करता है और डिटेक्ट करता है, यानी कि कोई के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं है वो हमें क्या कराता है, बताता है कि अंदर करंट है या नहीं है। अदरवाइज स्मॉल करंट होता है वो मेजरमेंट करता है। आपने कभी भी फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में अगर गैल्वेनोमीटर देखा हो तो उसमें मिली एम्पियर, ऐसा मिली एम्पियर यानी स्मॉल करंट। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है वो देख लेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसी का प्रिंसिपल क्या है उस पर प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो उसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर? टॉर्क ऑन अ करंट। वो किस प्रिंसिपल पर बात कर रहा है? टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पर ये काम करेगा, इसी प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या आता है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट होता है। रेडी? तो वी चूज अ कोयल हैविंग, हमें एक कोयल चूज करनी है, हैविंग मेनी टर्न्स प्लेस, मेनी टर्न्स प्लेस्ड, यानी हमें एक ऐसी कोयल क्या करनी है, ढूंढनी है जिसको मैनी टर्न्स प्लेस किया गया हुआ इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक ऐसी कोयल बनानी है जिसके अंदर कई सारे एन टर्न्स लगे हुए हैं वायर्स के, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखनी है। व्हेन द करंट to be measured is tied to the coil, a torque acts on coil, a torque acts on a coil which rotates the coil, यानी कि एक नंबर ऑफ टर्न्स की कोयल लेनी है, उसको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अंदर रखना है। बाद के अंदर उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इन द स्टार्ट टू द कोयल, अब फिर बाद के अंदर करंट को मेजर स्टार्ट हो जाएगा। अ टॉर्क एक्स ऑन अ कोयल, टॉर्क लगेगा किस पर? टॉर्क कोयल पर लगेगा, विच रोटेट्स कोयल, which rotates the coil which rotates. We use a pointer and scale
वो मेजरमेंट करने के लिए हमें स्केल और पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा। टू ऑब्टेन दिस रोटेशन, डिफ्लेक्शन ऑफ कोयल। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपने बचपन में वो खिलौना पढ़ा होगा जो आप चाबी उसके अंदर भरते हो और बाद में क्या होता है, वो खिलौना आपस में वर्क करता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। किसी एक मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, उसके अंदर आपने एक स्ट्रॉन्ग कोयल जो n टर्न्स की है उसको आपने उसके अंदर रख दी। बाद में उसके अंदर करंट फ्लो किया। करंट फ्लो होने से और ऊपर वायर से एक जुड़ी हुई है, वो कोयल जो है उसको ऊपर से वायर से एक जुड़ी हुई है। उस वायर को आपको क्या करना है, उसको घुमाना है। कितने तक घुमाओगे, कितनी तक वो घूमेगी, मेरी बात समझ लेना। वो कितने तक घूमेगी, उतनी तक घूमेगी, कितनी तक घूमेगी जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है। बाद में कैसे उल्टा घूमने की शुरुआत हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? रेडी? समझ लो कि एक डोरी है, उस पर कुछ लटकाया हुआ है, वो ऐसे आप ऐसे उसको घुमाते हो तो कब तक घूमेगी वो? जब तक उसके अंदर, उस डोरी के अंदर क्या हो जाएगा, जो पहले तो आप घुमाते जाओगे कि कहाँ तक वो घूमेगी, जब तक उसकी कैपेसिटी होगी तब तक। रेडी? तो उसी के बारे में बात करनी है, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। उसके अंदर क्या होगा, रेडी? तो वो घूमेगी, वो तो पता है कि वो घूमेगी, पर एक टाइम वो फ्लिप करेगी। यानी कि पहले आपने बचपन में वो खिलौना देखा होगा कि उस खिलौना में आप क्या करते थे, वो चाबी ऐसे भराते थे, यानी उसको वन टाइप ऑफ उसको फोर्स देते थे। चाबी आपने इसके अंदर दी तो वह चाबी जितनी ज़्यादा दोगे आप तो उतना ही वो खिलौना ज़्यादा मूव करेगा। रेडी स्टूडेंट? चलो अब क्या करना है हमें वो ध्यान रख लेना। क्या बोला मैंने, समझ में आया? उस खिलौने को आप जितनी बार अंदर चाबी टाइट करोगे तो उतना ही ज़्यादा वो कैसा करेगा, मूव करेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? उसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है कि जब भी वो कोयल है उसको हमें इतना रोटेट करना है। कब तक रोटेट करोगे? पहले आपने जो एक बार रोटेट किया तब वो बाद में घूमना बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर से ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, तो वो चाबी फिर से घूमेगी। और ज़्यादा फोर्स दोगे तो और जितना ज़्यादा आप घुमाओगे तो उतनी ही ज़्यादा वो जो गाड़ी है वो अपनी, यानी कि आपकी जो टॉय है आपके पास, जो खिलौने वाली गाड़ी है आपके पास, वो उतना ही ज़्यादा मूव करेगी। वो आपने देखा होगा। अगर मोर करंट लगेगा, समझ लो कि वो कोयल, अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, यानी कि समझ में आ जाएगा। अगर उसके अंदर मोर करंट होगा, अगर उसके अंदर मोर करंट पास आउट होगा तो उसके अंदर मोर टॉर्क लगेगा। रेडी? और मोर और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। रेडी? और मोर रीडिंग आएंगे और ज़्यादा रीडिंग ऑन स्केल। रेडी? चलो इसका मैं कंस्ट्रक्शन आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। रेडी? यानी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो मैं आपको कंस्ट्रक्शन इसकी दिखाता हूँ, यानी कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ लो कि यहाँ पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करके देता हूँ, इसलिए आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। समझ लो कि ये वायर है, यहाँ कोई टर्मिनल लगा हुआ है, समझ लो कि इस तरीके से, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल। इसको टर्मिनल, इसको कुछ लकड़ी या कुछ ऐसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर वायर के साथ कनेक्ट है। ये फाइनाइट वायर है, ये जो वायर है वो फाइनाइट वायर है, और उस पर इस तरीके से कुछ कॉइल है। ये कॉइल है, ये कॉइल थोड़ी सी टेढ़ी होती है,
रेडी। ऐसे कोयल है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाई गई हुई है, रेडी। यहाँ पर क्या है, दूसरा टर्मिनल लगाया हुआ है, ये टर्मिनल 1 T1, ये टर्मिनल T2। ये कोयल है वो n टर्न्स वाली कोयल है, ये कैसी टर्न्स वाली कोयल है, n टर्न्स। और यहाँ पर एक मैग्नेट रखा गया हुआ है, ये जो मैग्नेट है वो सिलिंड्रिकली टाइप मैग्नेट है, यानी सिलिंड्रिकल टाइप का मैग्नेट होगा, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, रेडी। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, रेडी। आप ये फिगर देख सकते हो, ये जो वायर्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक जुड़े हुए हैं, यानी वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का क्या लगाया गया हुआ है, वो प्लास्टिक लगाया गया हुआ है, यानी कि वायर शुड बी इंसुलेटेड, वायर शुड बी इंसुलेटेड, तभी ये, नहीं तो वायर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये है हमारी स्प्रिंग। मैंने क्या बोला था, जितना इसके अंदर से करंट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जितना भी करंट जाएगा, इसके अंदर समझ लो कि ये भी करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, इस तरीके से करंट होगा पूरी कोयल के अंदर, इस तरीके से कोयल के अंदर करंट होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो भी इसके अंदर करंट होगा, जो इस कोयल के अंदर करंट होगा, उस कोयल के अंदर करंट, ये कोयल ऐसी सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी है, फिगर में भले ऐसी, ये थोड़ी सी टेढ़ी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, और जितना करंट ज़्यादा पास आउट होगा उतना ही ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा टॉर्क लगाएगी। क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी, क्योंकि इस तरीके से टेढ़ी होती है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगती है और करंट पास आउट होता है तो टॉर्क लगेगी, और मोर डिफ्लेक्शन होगी। मोर डिफ्लेक्शन यानी ज़्यादा घूमेगी, ज़्यादा घूमने से यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो उसके अंदर कुछ स्टोर करेगा, वो इसके पास एक और क्या करेगा, फोर्स स्टोर करेगा, रेडी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेडी। चलो, एज द करंट टू बी मेजर्ड, अब क्या करना है, अब हमें करंट मेजरमेंट करना है, रेडी। अब समझ लेना, एज टू बी करंट टू बी मेजर्ड is sent to coil, a torque act on coil, measure is, has to current to be measured is sent to coil, a torque act on, किस पर एक्ट ऑन, कोयल, रेडी। तो टॉर्क क्या होगा, फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू, इस पर डिपेंड करेगी NIAB sin थीटा, इस डिपेंड पर करेगी। यहाँ पर N यानी क्या बोलेंगे हम, N यानी करंट इन ईच कॉइल, करंट इन ईच कॉइल, और A यानी एरिया ऑफ ईच कॉइल, और B यानी मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, रेडी। समझ में आ रही बात, समझ में। चलो इसके बारे में आगे डिस्कशन में। ए इज टू परपेंडिकुलर प्लेन टू लूप, ए है एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, या कि एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर यानी कि एरिया इस तरफ होगा, रेडी, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर्स होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, NIAB sin थीटा, ये फॉर्मूला थी टॉर्क की, टॉर्क। बट NIA क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट
NIA यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क की फॉर्मूला हो गई टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। यह M यानी मैग्नेटिक मोमेंट, T इज इक्वल टू MB साइन थीटा। थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो थीटा है वो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसके बारे में बात कर रही है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगी, देखो यहाँ पर करंट इस तरफ जा रहा है, देखो इससे घूम रहा है ना करंट, ऐसे घूम रहा है ना और कॉइल के अंदर, रेडी। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ और थंब जो भी है उसके डायरेक्शन में क्या रहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, रेडी। अगर कोयल्स है, समझ लो कि एज द कोयल्स रोटेट द फाइन वायर्स, अगर कोयल्स को हम किसी कोयल को क्या करना है? हमें रोटेट करना है। एज द कोयल रोटेट, इज द कोयल रोटेट्स the line wires and spring, अगर वो जो कोयल है जो हमने वहाँ पर मैंने बनाई थी उसको हम रोटेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्विस्टिंग, स्टार्ट ट्विस्टिंग, अगर तो क्या होगा? जितना आप रोटेट करोगे उस स्प्रिंग को, मैंने क्या बोला था, वही डिस्कशन, कितने तक वो रोटेट होगी, तो जितने तक उसके अंदर कुछ फोर्स होगा तब दिस रिवॉल्यूशन, दिस रिवॉल्व, सॉरी दिस डेवलपर्स, वो क्या डेवलप करेगी? रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। नहीं समझ में आया? रिस्टोरिंग टॉर्क यानी कि कौन सा टॉर्क? कि आप अगर घुमा रहे हो, मैंने आपको बताया ना वो एग्जांपल कि आप छोटे थे तब आपने खिलौना खेला होगा कि उसके अंदर चाबी टाइट करो और वो खिलौना वैसे ही उसके अंदर कुछ टॉर्क जमा होगा, उसके अंदर क्या होगा? जमा होगा। जितनी आप चाबी टाइट करोगे उतना ही ज़्यादा वो भागेगा। तो उसके अंदर जब जितनी चाबी टाइट करते हो उतना ही ज़्यादा वो भागता है। तो यानी कि चाबी जब टाइट करोगे आप लोग तो उसके अंदर कुछ फोर्स जो टॉर्क है वो रिस्टोर हो रहा है, रेडी। दिस डेवलप रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर। तो उसी तरीके से स्प्रिंग, यानी उसी तरीके से देखो हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की थी, तो इस वायर को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर आपने क्या किया, उसको ये जी जो भी आपके पास कोयल है उसको आपने घुमाया, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, यानी स्टोर होगा, और जितना घुमाते उतना उल्टा वो घूमेगा, रेडी। आ रही बात समझ में कि इस तरीके से होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे कि समझ लो कि ये जो हमने ये वायर रखा था, ये हमारी समझ लो कि कोयल थी, वो जो भी है, इसको हमने क्या किया? ट्विस्ट किया, इसको इस तरह से ट्विस्ट किया मैंने, रेडी। ट्विस्ट एक्सटर्नल, बाहर से मैंने ट्विस्ट किया, तो बाद में वो किससे हो जाएगी? इस तरफ घूमेगी। आ रही बात, जितना उतना घुमाओगे उतना ही बाद में वो फिर से इस तरफ आने की कोशिश करेगी, यानी टॉर्क इज मोर देन ट्विस्ट मोर रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क को जितना ही ज़्यादा दोगे, टॉर्क मोर द ट्विस्ट, मोर द ट्विस्ट मोर रिस्टोरिंग टॉर्क, यानी जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। इसको हम टोरिशनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, टोरिशनल स्ट्रेन। देन इसको हम टोरिशनल स्ट्रेन भी कर सकते हैं, टोरिशनल कांस्टेंट, टोरिशनल कांस्टेंट।
टॉरिजनल कांस्टेंट किसे कहा जाएगा वो आपको समझाना है। टॉरिजनल कांस्टेंट यानी कि सी, टॉरिजनल कांस्टेंट यानी कि सी, टॉरिजनल कांस्टेंट यानी जितना डिग्री, समझ लो कि मैंने 1 डिग्री ट्विस्ट की, अगर 1 डिग्री वो वायर पूरा मैंने ट्विस्ट किया तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, सी जितना। अगर 2 डिग्री मैंने किया तो 2c जितना, 3 डिग्री किया तो 3c जितना। अगर मैं 5 डिग्री करता हूँ तो उतना c5 डिग्री होगा। यानी रिस्टोरिंग टॉर्क है, टॉर्क रिस्टोरिंग यानी डिफ्लेक्शन, ये इसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन। और ये वो है C5 यानी लिमिट आ गई इसकी कि लास्ट तक इसने 5 डिग्री तक क्या किया, ट्विस्ट किया, तो रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अंदर कितना जमा हो गया, C5 जितना। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू C5, ये हमारे पास फॉर्मूला है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रेडी, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में, रेडी, क्लियर। चलो इसके बारे में ही बात करेंगे। एज द कोयल स्टार्ट रोटेटिंग, एज द कोयल स्टार्ट rotating, restoring torque in a fine wire, restoring torque अगर कोयल को हम घुमाएंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर, तो फाइन वायर है उसके अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। एंड स्प्रिंग, वो जो स्प्रिंग है keep on increasing at one point, the applied torque कब तक वो घूमेगी, जितना उसके अंदर स्टोर हो पाएगा। जब कितनी आप घुमाओगे तो जितना उसके अंदर टॉर्क समाएगा तो उतना ही वो घूम पाएगा। बाद में अंदर क्या होगा, जो हमने स्प्रिंग लगाई थी वो एक 8 पॉइंट पर वो भी अपना टॉर्क लगाने के लिए कैसे करेगी, वो भी अपना टॉर्क लगाएगी। एट अ पॉइंट अप्लाई द टॉर्क ड्यू टू अ करंट इज बैलेंस बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। रेडी, अब क्या होगा कि जब भी वो टॉर्क लगाएगी, क्या स्प्रिंग है वो भी मूव करेगी, उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी रिवॉल्विंग होगा, तो वो भी कैसे लगेगी, टॉर्क लगाएगी। तो जब वो अपना प्योर नेचर अप्लाई करेगी, यानी कि जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही वो ज़्यादा घूमेगी। रेडी, अब मैं क्या आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रख लेना। समझ लो कि वो कोयल यहाँ पर थी, इस तरीके से कोयल थी ना हमारे पास, इस तरीके से कोयल थी हमारे पास, समझ लो ये कोयल थी हमारे पास, डन। और यहाँ पर देखो ये गैल्वेनोमीटर है, जितना ज़्यादा ये घूमेगी उतना ही ये क्या होगा, यहाँ पर 0 होता है। रेडी, ये यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी जितना ये घूमेगी उतना ही ये कैसा मुझे मिलेगा, ज़्यादा ही यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ था। ट्विस्ट के बाद क्या होगा, जितना ट्विस्ट किया होगा उतना ही इसमें क्या होगा, देंगे, ये जितना ट्विस्ट किया इतना इसमें वैल्यू देंगे। तो ट्विस्ट ज़्यादा किया तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा, ट्विस्ट कम दिया तो उसकी वैल्यू कम। आफ्टर ट्विस्ट ऑफ 5 टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क, जितना टॉर्क अप्लाई करोगे उतना ही टॉर्क रिस्टोरिंग होगा।
जितना टॉर्क आप उसके अंदर दोगे उतना ही टॉर्क रिस्टोरिंग होगा। तो टॉर्क अप्लाई की फॉर्मूला NIAB sin थीटा थी, और तो रिस्टोरिंग की फॉर्मूला क्या थी C5। रेडी? तो हमें करंट I लेना है, तो I को लिए C5 अपॉन NAB sin थीटा। तो I परपेंडिकुलर किससे है? 5 और sin थीटा से। I किससे परपेंडिकुलर है? 5 और sin थीटा से। पर हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव ये था कि ये जितना इनपुट करंट दोगे, रेडी, तो उतना मोर डिफ्लेक्शन होगा। आ रही बात समझ में? क्या बोला? जितना इनपुट करंट दोगे उतना ही मोर डिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा क्या था? मोटिव था। तो यानी I प्रोपोर्शनल 5 ये होना चाहिए ना हमारा मोटिव। पर यहाँ पर sin थीटा भी आया। I नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू 5 बट ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/sin थीटा। दैट रीजन हमें यहाँ पर sin थीटा क्या करना पड़ेगा? निकाल देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकाल देना पड़ेगा। तो हम sin थीटा कैसे निकाल सकते हैं? ये थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। इसको निकालने के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तभी ये I प्रोपोर्शनल टू 5 वाली फॉर्मूला आएगी ना, और हमें जो भी चाहिए वो हमारा कंडीशन प्रूव होगा। तो इस तरीके से होगी। देखो यहाँ पर टू रिमूव sin थीटा, टू remove sin theta, we use radial field. We use radial field. रेडियल फील्ड क्या होता है? तो रेडियल फील्ड होता है, वो होता है कि फर्स्ट सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स यूज होता है उसके अंदर। रेडियल फील्ड होता है उसके अंदर, सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज होता है। सेकंड, सॉफ्ट आयरन कोर भी होता है। सेकंड क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर होने से क्या फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर जो ये रेडियल फील्ड, तो उसके अंदर करंट जो सिलिंड्रिकली मैग्नेटिक्स होते हैं, और सॉफ्ट आयरन कोर भी होता है। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी? इसमें किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है? नहीं ना सर? समझ लो कि यहाँ पर देखो एक क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर एक समझ लो कि एक इस तरीके से है और यहाँ पर इस तरीके से। रेडी? समझ लो कि यहाँ पर दो मैग्नेट्स है, इसको N बोल देता हूँ, इसको S बोल देता हूँ। रेडी? आप इसको मैं यहाँ इसलिए ड्रॉ कराऊँ कि आपको समझ में आ जाए रियलिटी कैसी है। मैंने बोला था कि उसके अंदर हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें स्टूडेंट? मैंने क्या बोला था आपको कि हमें चाहिए एक सिलेंडर के लिए, समझ लो कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर। रेडी? इस तरीके से था। यहाँ पर दो क्या रखा गया हुआ है, यहाँ पर दो मैग्नेट रखे गए, इसको N बोल दिया, एक को S बोल दिया मैंने। ये सिलेंडर की पोर्शन है, उस पर मैंने वायर्स को कैसे इसे बिछा दिया, यानी कि स्मॉल आयरन में सॉफ्ट आयरन, यहाँ पूछा था ना मैं, सॉफ्ट आयरन कोर, यानी सॉफ्ट आयरन कोर। और यहाँ पर हमें क्या है, मेजरमेंट के लिए ऊपर गैल्वेनोमीटर दिया गया हुआ है, यहाँ पर 0 मेजरमेंट होता है। अब इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको पता है। रेडी? और सॉफ्ट आयरन कोर है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमें तो ऊपर से ऑब्जर्व करना है, यानी कि हमें यहाँ से ऑब्जर्व, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, रेडी स्टूडेंट, अब हम यहाँ से अगर ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें सिर्फ सर्कल ही दिखेगा। अगर सिलेंडर को आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिर्फ कैसे दिखेगा, सर्कल, और उस पर वायर ऐसे ऐसे, यानी कि वायर इस तरीके से हमें क्या दिया गया होगा, घुमा हुआ दिखाई देगा। यस और नो? यस और नो? आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ सर्कल वाला भाग ही दिखाई देगा। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके अंदर जो वायर है, बरोबर, ये तो सिलेंडर के डेली सॉफ्ट आयरन कोर है। रेडी? रेडी?
अब क्या होगा, इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से इस तरफ से रहने वाली है, रेडी, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से बाहर निकलेगी, डन। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऊपर से देखने से ये ऐसा व्यू आएगा। पर इसके अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके अंदर जो भी है वो डायरेक्टली इसके अंदर से पास आउट होने की कोशिश करेंगी। क्या होगी, इसके अंदर पास आउट होने की कोशिश करेंगी। ये जो है टॉप व्यू है, क्या है, ये जो आप देख रहे हो टॉप व्यू है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से इसके अंदर है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ही उसके अंदर है, पर इसके अंदर जैसे पास आउट होगी वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। आ रही बात समझ में, ये सिलिंड्रिकली सॉफ्ट आयरन है, सिलिंड्रिकली सॉफ्ट आयरन है, डन। यहाँ पर जो अभी आएगा उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, डन। और ये होगा हमारा एरिया वेक्टर, कैसा हो गया, एरिया वेक्टर, एरिया यानी बाहर की साइड आएगा, यानी कि समझ लो कि इसको इतना टर्न किया हमने, ये पूरा सिलेंडर है, मैंने उसको इतना टर्न किया तो उसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, अगर समझ लो कि इतना टर्न किया तो उसका एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ से रेडी, आई बात समझ में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में, डन स्टूडेंट। इफ एनी सिचुएशन इनसाइड रेडिकल फील्ड, इनसाइड द रेडिकल फील्ड कैसा होगा, यानी अब क्या हो जाएगा, देखो इनसाइड द रेडिकल फील्ड, ये रेडिकल फील्ड हो जाएगी क्योंकि इसको हमने पहले तो ये हमने आयरन पोर्स यूज़ किया, सॉफ्ट आयरन कोर, और सेकंड हमने क्या यूज़ किया था स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट करने के लिए इसलिए हमने यहाँ पर जो सोलेनोइड्स है, सॉरी यहाँ पर जो भी हमने मैग्नेट यूज़ किया है वो कैसा है, सिलेंड्रिकली टाइप मैग्नेट है, डन। इसलिए इस सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी जनरेट होगा और उसके अंदर अब देख सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर। वो तो हमारा मोटिव था, वो तो हमारा मोटिव था, अगर साइन थीटा निकालना था तो हमें थीटा को कितना डिग्री बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री। थीटा को कितना डिग्री बनाना, यानी साइन 90 कैसा हो जाएगा, 1, रेडी। वो तो हमारा क्या था, मोटिव था। इफ द आयरन वायर स्ट्रिंग फोर्स मैग्नेटिक मटीरियल, इफ सॉफ्ट iron wire is string force magnetic field material, it force and magnetic field, it force and magnetic field line pass through it. ये याद रखना, if soft iron, we take a soft iron portion, then magnetic field are run most of pass out at the center of the circle. Understood? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? If we take the small, if we take the soft iron core wire is used up in this cylinder, then every magnetic fields are pass out at the center of the circle, and that reason magnetic field as perpendicular to area vector. And if we put the area vector and area vector is perpendicular to the magnetic field, then we put the value theta is equal to 90 and then sin theta is equal to 90, we get the answer 1. If we get the answer 1, then torque is equal to NIAB. This is our motive for this all construction. Done. ये पूरा कंस्ट्रक्शन का यही मोटिव था कि हमें साइन थीटा किसी हिसाब से निकाल देना था। तो अगर टी टॉर्क NIAB अपॉन क्या था, साइन थीटा, वैसी वाली फीलिंग थी ना हमारे पास, नहीं आ रही बात समझ में। टॉर्क क्या था, NIAB साइन थीटा था ना,
अब साइन 90 हो गया, थीटा की जगह हम साइन 90 सब्सटीट्यूट करें तो ए बी साइन 90 यानी 1, तो हमारी फॉर्मूला होगी टॉर्क NIAB। ये टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट दिया गया हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, पर कहाँ से आता वो समझना था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। रेडी? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे, दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। तो हमें तो क्या याद रखना है, हमें तो सिर्फ यही याद रखना है, टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रिजॉल्विंग, सॉरी टॉर्क रिस्टोरिंग, रिजॉल्विंग नहीं होगा बिकॉज ऑफ उसको रोटेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। टॉर्क अप्लाइड इज टॉर्क रिस्टोरिंग, तो टॉर्क अप्लाइड NIAB, अब साइन थीटा नहीं होगा, आपको रीजन पता है, इज इक्वल टू C5। तो यहाँ पर करंट यानी कि I मेजरमेंट होना, तो इसको वेरिएबल बनाओ, तो C अपॉन NAB, C5 अपॉन NAB, तो I प्रोपोर्शनल क्या हो गया है यहाँ पर, I प्रोपोर्शनल हो गया 5, तो हमारा मोटिव भी कंप्लीट हो गया, यानी कि मोर करंट दोगे, जितना ज़्यादा करंट आप पास आउट करोगे उतना ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, मोर डिफ्लेक्शन, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? डन? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट हो, दिक्कत हो या कुछ क्वेरी हो तो बोलो। अब हमें देखना है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेंसिटिविटी ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के अंदर दो पोर्शन है, एक सेंसिटिविटी ऑफ करंट और सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। डन? तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ, पहले डिस्कशन कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो उसी की दो पोर्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसमें कैसे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आया वो मुझे पूछेगा। तो कि सेंसिटिविटी यानी कि क्या, हम नॉर्मली बात करते हैं सेंसिटिव पर्सन, वैसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। सेंसिटिव पर्सन यानी कि एग्जांपल देता हूँ, एक क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, सर दोनों स्टूडेंट को कुछ डांटते हैं, तो एक स्टूडेंट है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, यानी वो रोने लगता है, और एक स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव हुआ? जो पहला जो स्टूडेंट वो रोने लगा वो ही ज़्यादा सेंसिटिव हुआ। तो इसी कंडीशन यही है, इफ़ वी गेट द स्मॉल करंट एंड रिएक्ट लार्ज डिफ्रैक्शन, सो इट्स मोर सेंसिटिव। अंडरस्टूड? अगर हम स्मॉल करंट देते हैं, इफ़ have small current shows large deflection, अगर हम if have a small current and it shows large deflection then it's very sensitive। डन? समझ में आ रही है? तो करंट सेंसिटिविटी, पहला हमारा टॉपिक है करंट। पहला हमारा टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी, यानी 5 अपॉन I। करंट डिफ्लेक्शन यानी कि करंट सेंसिटिविटी, ज़्यादा कम करंट दोगे तो ज़्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, यानी उससे बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो कम करंट दिया, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसे बोलेंगे 5 अपॉन I। रेडी? तो हमें तो यही याद रखना था, टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क रिस्टोरिंग, टॉर्क NAIB, रिस्टोरिंग टॉर्क 5C। रेडी? तो हमें इसमें से I, तो हमें क्या करना है, I इज इक्वल टू क्या होगा? 5C अपॉन NAB। ये 5 को यहाँ ले लेता हूँ, I बाई 5 इज इक्वल टू NAB। हमें तो क्या चाहिए? 5 अपॉन I इज इक्वल टू NAB बाई C। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? 5 अपॉन I इज इक्वल टू NAB, ये हो गया
करंट सेंसिटिविटी, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज हो गए तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज यानी एरिया वेक्टर बढ़ेगा तब भी ये करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तब भी ये करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और एक सी यानी नंबर ऑफ, क्या होगा, सी यानी बोलो सी यानी नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट थे, यानी कि 1 डिग्री घूमेगा तो यानी सी अगर बढ़ेगा तब यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी डाउन होगी। तो अब वो रहेगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब मैं यहाँ पर हमारा टॉपिक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी phi/V। वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा वोल्टेज। अगर वोल्टेज ज़्यादा दोगे तो वो उतना ही, अगर वोल्टेज आपका ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। तो V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला थी पहले ही। V इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या थी, C5। आई की वैल्यू आपको पता है क्या है, बोलो बोलो बोलो। ओनली फॉर आई की वैल्यू C5/NAB थी ना हमारे पास ये फॉर्मूला, रेडी। और R एज इट इज़, और हमें तो वोल्टेज चाहिए, रजिस्टर ऑफ वायर ऑफ कॉइल है ये R यानी कि तो Q5/V। अब ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, NAB/CR। तो यहाँ पर कैसा हो गया, एक और क्वांटिटी छूट गई R यानी रजिस्टर। तो टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब N is increased, B is increased, A is increased, all voltage sensitivity will be increased. If C and R will be increased, then our voltage resistivity will be decreased. आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में, रेडी। तो ये आज का पूरा टॉपिक होगा, यानी यहाँ पर हमारा चैप्टर भी वैसे मोस्ट ऑफ खत्म हो जाता है। फिर भी इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। हम एक और एग्जाम्पल यहाँ से करवाने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ। ऐसा ही एक पूरा क्वेश्चन आपके NCERT सिलेबस में भी है, रेडी। तो क्या है वो, करंट, यहाँ पर बोला हूँ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला phi/I इज इक्वल टू NAB/C। और वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी phi/V इज इक्वल टू NAB/CR, रेडी। समझ लो कि एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे। टू मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और उसकी टू मूविंग कोयल है गैल्वेनोमीटर, इसलिए M1, इसको बोलता हूँ M2। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स थे 30 और R1 थे हमारे पास 10 ओमेगा। हमारे पास A1 थी, A1 है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 0.25 टेस्ला, रेडी। थोड़ा ही कुछ वैल्यूज़ मैंने डाउन शिफ्ट की है, बाकी जो भी टेक्स्ट बुक में है वही न्यूमेरिकल्स है, वो आपको हाथ से कर लेना है, रेडी। R2 है 14 ओमेगा, A2 मैंने यहाँ पर लिया है 3.6 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और B2 यानी मैग्नेटिक फील्ड 0.20 टेस्ला। ये दोनों कॉइल डिफरेंट थी। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो करंट sensitivity and voltage sensitivity।
हमें क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है फॉर M1 एंड M2। रेडी, ये हमारा क्वेश्चन था पूरा। तो हमें यहाँ पर दिया गया फाई, हमें करंट सेंसिटिविटी यानी 5/I1 फर्स्ट के लिए और सेकंड रेशियो तो I2/I1 कर लेता हूँ। रेडी, I2/I1 दोनों का रेशियो ले लिया तो फॉर्मूला हो गई N2A2B2 अपॉन C2। रेडी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर N1A1B1 अपॉन क्या होगा यहाँ पर C1। डन। तो अब क्या होगा N2, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो सेम है। देखो यहाँ पर N की वैल्यू 40 है तो यहाँ पर आएगा 42। A2, यहाँ A2 एरिया दोनों का सेम है इसलिए कट हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है इसलिए दोनों को कट हो जाएगा। अब C कांस्टेंट, C तो कांस्टेंट है इसलिए दोनों का C1 C2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो 42 अपॉन क्या बचता है 30, यहाँ पर 42 अपॉन क्या बचेगा 30। तो यानी आंसर आएगा 40/10 यानी 1.4। रेडी, रेडी। अब हमें किसका रेशियो लेना है 5/V। तो 5/V करें वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पहले ही मैंने लिखाई थी। वोल्टेज सेंसिटिविटी N1A1B1 अपॉन C1 R1, N1A2B2 अपॉन C2 R2। पहले तो ये दोनों कांस्टेंट है CC, उसको कट कर लिया। सेकंड कांस्टेंट था हमारा एरिया, उसको हमने कट कर लिया। और B1 वो भी सेम था, इसको कट कर लिया। यहाँ पर क्या बचता है 30 और R1 यानी यहाँ पर था 10 और वहाँ पर क्या था N1 वहाँ पर यहाँ 2 था, सॉरी। तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर N2 क्या है स्टूडेंट 42। डन। और R2 क्या है हमारे पास, यहाँ तो B2 है, सॉरी। डन। R2 है यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 और यहाँ पर देखो 30/10। ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अगर इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। रेडी, यानी करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी से ज़्यादा है। आ रही बात समझ में? ये पूरा न्यूमेरिकल्स ये टेक्स्ट बुक में भी दिया गया हुआ है। फिर बीच में किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो मुझे बोल देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।